दोस्तों, हाल ही में मैंने नोस्फेरातु नाम की एक हॉरर मूवी देखी है जो कि इंडिया में इसी साल रिलीज हुई है। हालांकि इस फिल्म की प्रीमियर रिलीज और बैच रिलीजेस दूसरे देशों में पहले से ही होने लग गई थी, यानी 2024 से। ये फिल्म नोस्फेरातु सिम्फनी ऑफ हॉरर नाम की मॉडर्न मूवी की अडेप्टेशन है जिसे रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट करा है। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 85% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 74%। तो आज की वीडियो में हम नोस्फेरातु फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हम एलन नाम की लड़की से मिलते हैं जो कि एक अंधेरी सी जगह में रो रही थी और अपने गार्डियन एंजल या स्पिरिट को बुला रही थी। वो कह रही थी कम टू मी, एंड टू अ सरप्राइज कोई उसे आंसर भी करता है। ये जो भी आंसर किया था वो एलन से अंधेरे में बात कर रहा था और वो कहता है कि तुमने मुझे जगा दिया है और अब तुम मेरी हो। इसके जवाब में एलन भी खुद को उसे सौंप देती है और अगले ही पल एलन किसी और दुनिया या रिल्म में पहुंच जाती है जहाँ वो एंटिटी और एलन आपस में इंटीमेट होते हैं। अब ये एंटिटी अचानक से एक भयानक रूप ले लेता है और एलन का शरीर अजीब तरीके से शेक करने लगता है और अगले ही क्षण वो खुद को अपने बेडरूम में पाती है। यानी ये सब एलन का नाइटमेयर था। और वाज इट अ नाइटमेयर? खैर, आगे हम जान पाते हैं कि एलन और उसका पति थॉमस विस्बर्ग जर्मनी में रहते हैं और ये साल था 1838 का। ये दोनों एक न्यूली वेड कपल थे जहां दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एलन का हस्बैंड थॉमस एक रियल स्टेट एजेंसी में काम करता था और उसे अपने ऑफिस से ट्रांसल्वेनिया जाने को कहा जाता है जहां काउंट ऑरलॉक उनका क्लाइंट होता है। काउंट ऑरलॉक काफी ओल्ड थे और उन्हें विस्बर्ग में एक घर चाहिए था एज ही वाज रिटायर्ड। यही सब मैटर हैंडल करने के लिए थॉमस को ट्रांसल्वेनिया जाना था फॉर 6 वीक्स। अब थॉमस अपनी पत्नी को छोड़ इतने दूर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन एजेंसी में अपनी पोजीशन ऑफिशियल करने के लिए उसे अपनी बॉस की बात माननी पड़ती है। खैर, अब वो घर आकर ये न्यूज एलन को सुनाता है जो इससे काफी अपसेट होती है। एलन का कहना था कि उसे फीलिंग्स आ रही है कि अगर थॉमस इस ट्रिप में जाएगा तो उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। मोरओवर, एलन को हर रात काफी डरावने नाइटमेयर्स भी आ रहे थे। थॉमस कहता है कि इस डील से जितने भी पैसे आएंगे उससे हम एक अच्छा घर खरीदेंगे, जिस पे एलन कहती है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। स्टिल थॉमस को तो अपनी जॉब के बारे में सोचना था ना, इसीलिए वो अपने फ्रेंड फ्रेडरिक और उसकी पत्नी एना के पास एलन को रख के अपने सफर पे निकल पड़ता है। फ्रेडरिक की 2 छोटी बेटियां थी और एलन भी इनके साथ ही रहने लगती है। वैसे सफर में जाने से पहले एलन थॉमस को अपना नेकलेस देती है जिसमें एक छोटा सा हार्ट शेप का लॉकेट था और उसमें वो अपने हेयर्स कट करके रखती है एज हर मार्क। वहीं दूसरी तरफ हम एक नग्न इंसान को देखते हैं जो एक पेंटाग्राम के अंदर बैठा था और कुछ तो रिचुअल जैसा कर रहा था। उसके पास एक किताब थी जिसपे वो कुछ इनग्रेव कर रहा था और अपने लॉर्ड या मालिक को याद करके उन्हें समन भी कर रहा था। अब ये आदमी कौन है ये तो हमें वीडियो में आगे ही पता चलेगा। खैर, तो थॉमस सफर करते हुए एक बर्फीले गांव में पहुंचता है जहां वो लोगों को कुछ फोक डांस करते देखता है। थॉमस इस गांव के लीडर से कहता है कि मुझे यहाँ एक रात ठहरना है क्योंकि मैं काउंट ऑरलॉक के कासल जा रहा हूँ। लीडर कहता है कि काउंट ऑरलॉक का नाम यहाँ मत लेना क्योंकि वो एक शैतान है। इनफैक्ट ये सारे लोग तो थॉमस को सजेस्ट करते हैं कि थॉमस को काउंट ऑरलॉक के पास जाना ही नहीं चाहिए बल्कि अपने घर वापस चले जाना चाहिए। एनीवेज, आगे थॉमस देखता है कि यहाँ के लोगों के पास गार्लिक वगैरह था और एक औरत तो थॉमस के लिए प्रे कर रही थी। वो लेडी कहती है कि ऑरलॉक की परछाई पड़ने मात्र से ही लोगों को डरावने सपने आने लगते हैं। सो बेसिकली इट वाज क्लियर कि इस गांव के लोगों में काउंट ऑरलॉक को लेकर काफी डर था। अब उसी रात थॉमस अपनी नींद से जागता है और देखता है कि कुछ लोग परेड करते हुए एक नग्न लड़की को घोड़े पे बिठाकर कहीं ले जा रहे थे और सामने ही उनका लीडर एक ग्रेव को खोलकर एक मृत शरीर के दिल में वार कर देता है जिससे उस आदमी के मुंह से खून बहने लगता है और तभी थॉमस की आंख खुल जाती है जिससे वो समझ पाता है कि ये सब उसका नाइटमेयर था। अब अगली सुबह जब थॉमस कॉटेज से निकलता है तो वो पाता है कि दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं था, यानी अचानक से पूरा का पूरा गांव ही कैसे गायब हो गया। खैर, थॉमस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और बर्फीले रास्तों को पार करके एक रास्ते पे रुकता है। तभी उसके सामने एक तांगा गाड़ी आ जाती है जिससे वो बाल बाल बचता है, लेकिन वो समझ पाता है कि ये जो हॉर्स कार्ट थी वो उसे ही लेने आई थी। तो हाँ, इस तांगा गाड़ी पे बैठ के थॉमस सीधे ऑरलॉक के कासल में पहुंच जाता है। जाते वक्त उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, स्टिल ही मैनेजेस कि कैसे भी वो ऑरलॉक से मिल ले। नाउ कासल
के अंदर काउंट ऑरलॉक अंधेरे में काफी डरावना लग रहा था और थॉमस को काफी डर लग रहा था। ऑरलॉक यहाँ थॉमस से काफी रूडली बात करता है और उससे कहता है कि तुम काफी लेट आए हो और आज से तुम मुझे काउंट नहीं माय लॉर्ड कह के संबोधन करोगे। काउंट ऑरलॉक उसे डिनर ऑफर करता है और एक ब्रेड को काटते हुए थॉमस का हाथ थोड़ा सा कट जाता है। इसे देखकर काउंट ऑरलॉक कहता है कि आओ मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। काउंट ऑरलॉक के हाव भाव देखकर थॉमस इतना डर जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और इस सीन के अंदर हमें ऑरलॉक की शक्ल अच्छे से दिखाई भी नहीं जाती, बट हम लोग गेस कर ही सकते हैं कि काउंट ऑरलॉक काफी डरावना दिखता होगा, जस्ट लाइक ड्रैकुला। वहीं दूसरी तरफ विसबर्ग में एना और एलन बच्चों को लेकर वॉक पे जाती है, जहां हम जान पाते हैं कि एलन काफी अच्छे विचारों वाली थी और उसके ख्याल किसी बच्चे जैसे इनोसेंट थे। वहीं कासल में थॉमस को होश आता है और वहां काउंट ऑरलॉक नहीं था। वो अब कासल में इधर उधर घूमता है, जहां उसे एक कमरे के मिरर में कुछ अजीब सा रिफ्लेक्शन दिखता है। खैर उसी रात काउंट ऑरलॉक एक अनजान भाषा में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाता है और उस पे थॉमस के सिग्नेचर मांगता है। पूछने पे ऑरलॉक कहता है कि ये उसके पूर्वजों की भाषा है और उसमें ये लिखा है कि मैं तुम्हारी एजेंसी के जरिए घर ले रहा हूँ। अब थॉमस साइन नहीं करना चाहता था, स्टिल वो ऑरलॉक के डर से और अपने कमीशन के बारे में सोचकर कुछ नहीं कह पाता और साइन कर देता है। उसी दौरान ऑरलॉक थॉमस से एलन वाला वो लॉकेट मांगता है और थॉमस भी उसे लॉकेट देखने को देता है, लेकिन यहाँ ऑरलॉक उस लॉकेट को वापस ही नहीं करता। इंस्टेड वो थॉमस को एक पाउच में सोने के सिक्के दे देता है एज कमीशन। थॉमस अब जल्द से जल्द घर जाने की अनुमति मांगता है और वो लॉकेट भी वापस मांगता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इनफैक्ट वो अपने सीने पे 2 दांत के निशान भी देखता है। अब थॉमस पूरी तरह से डर चुका था और वो भागकर मेन गेट खोलने की कोशिश करता है। इसीलिए वो एक फावड़ा लेकर पास ही के बेसमेंट का दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। बेसमेंट में उसे एक कॉफिन रखी हुई मिलती है और जैसे ही वो उस कॉफिन को खोलता है उसे अंदर ऑरलॉक की शरीर दिखती है जो सड़ा गला हुआ सा था। ऐसे में थॉमस पास में रखे एक एक्स को उठाकर ऑरलॉक को मारने जाता है कि तभी ऑरलॉक जाग जाता है और थॉमस वहां से भाग खड़ा होता है। हम देखते हैं कि काउंट ऑरलॉक एलन का लॉकेट लेकर लैटिन में कुछ कहता है, जैसे तुम्हारा हस्बैंड अब खो गया है और अब तुम मेरे सपने देखो। ऐसा लग रहा था कि वो कोई जादू कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एलन पजेस्ड हो रही थी और कासल में अब ऑरलॉक अपने वैम्पायर वाले रूप में आकर थॉमस को बाइट कर उसका खून पीने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने तो गेस अब तक कर ही लिया था कि काउंट ऑरलॉक ड्रैकुला माफिक है। अब विसबर्ग में डॉक्टर विल्हेम एलन की बिगड़ती तबीयत को लेकर परेशान थे और वो फेडरिक से कहते हैं कि शायद एलन कोई मानसिक तनाव से जूझ रही है। तभी पास में सो रही एलन अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ाने लगती है और डॉक्टर को उसे बेहोश करना पड़ता है। वहीं कासल में मौका पाते ही थॉमस खिड़की से निकलकर नदी में कूद जाता है और विसबर्ग में एलन इस बात से परेशान थी कि थॉमस ने उसे कोई भी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी है। इसी बात को लेकर फेडरिक और एलन में बहस हो जाती है और कुछ समय बाद एलन को पैनिक अटैक आता है, जहां से एना और फेडरिक उसे घर ले आते हैं। इसका मतलब कि अब दोनों यानी थॉमस और एलन मुसीबत में थे, जहां थॉमस के पीछे ऑरलॉक पड़ा था और एलन को यहाँ पैनिक अटैक्स आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर विल्हेम पे उसी आदमी के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी आती है जो रात को रिचुअल्स वगैरह कर रहा था। अब डॉक्टर उनका असिस्टेंट उसी आदमी को देखने जाते हैं, जहां उसने पूरे सेल में अजीब अजीब से ड्राइंग्स करे थे और जोर जोर से हंस रहा था। इस आदमी का नाम नॉक था, जो कि अजीब तरह से एक कबूतर को कच्चा खा जाता है और तो और वो अपने मास्टर के बारे में भी बताता है, जो और कोई नहीं बल्कि काउंट ऑरलॉक थे। अंत में वो डॉक्टर पे भी हमला कर देता है और हम समझ पाते हैं कि वो खुद वैम्पायर नहीं है बल्कि ऑरलॉक का सेवक है। नॉक दिन रात ऑरलॉक को बुलाता रहता है और उसे भी पता था कि अब ऑरलॉक विसबर्ग में आने वाला है। वहीं एलन अब पजेस्ड होने लगी थी और उसकी तबीयत को देखकर डॉक्टर विल्हेम कहते हैं कि हमें एलन को प्रोफेसर फ्रांस के पास ले जाना होगा, जो कि लोगों की मेंटल इलनेस में मदद करते हैं। ऐसे में फ्रेडरिक और विल्हेम एलन को लेकर प्रोफेसर फ्रांस के पास जाते हैं। वहीं दूसरी ओर थॉमस नदी किनारे बेहोश पाया जाता है, जिसे कुछ ग्रुप ऑफ नेटिव पीपल अपने डेरे में ले आते हैं। ये नेटिव्स अपनी भाषा में कुछ झाड़ फूक करते हैं और थॉमस की चोट पे मलहम वगैरह लगाकर उसे कुछ हद तक ठीक करते हैं। जब थॉमस को होश आता है तो एक लेडी उससे कहती है कि तुम उसके परछाई की चपेट में आ गए हो और तुम्हें यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन थॉमस तो जल्द से जल्द अपनी पत्नी एलन के पास लौटना चाहता था, क्योंकि वो समझ गया था कि काउंट ऑरलॉक की नजर उसकी पत्नी एलन पे है। ऐसे में थॉमस नेटिव्स के लाख मना करने के बावजूद अपने हॉर्स पे चढ़ के विसबर्ग की ओर निकल पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि काउंट ऑरलॉक अपने कॉफिन के अंदर ही एक शिप पे विसबर्ग जा रहा था और वो कुछ चैंटिंग्स भी कर रहा था, जिसे एलन सुन पा रही थी। ऑरलॉक का अब सिर्फ एक उद्देश्य था, एंड दैट वाज एलन को पाना। वहीं नॉक को भी अपने लॉर्ड के आने का आगाज मिल चुका था, लेकिन शिप में चूहे तबाही मचा देते हैं, जहां एक एक करके सभी को प्लेग होने लगता है। ये सारे रैट्स ऑरलॉक के कब्र से निकल रहे थे और हम समझ पाते हैं कि ऑरलॉक जहां भी जाता है अपने साथ तबाही, महामारी जैसे प्लेग फैलाता चला जाता है। सो वी कैन काइंड ऑफ से कि विसबर्ग के लोगों को अब एक प्राचीन वैम्पायर के साथ साथ जानलेवा प्लेग की बीमारी का भी सामना करना पड़ेगा। तो हाँ, शिप के तो सारे लोग एक एक करके समाप्त होने लगते हैं और एक आदमी समझ जाता है कि ये सारे रैट्स ऑरलॉक के कब्र से आ रहे हैं। ऐसे में वो कब्र खोल के चूहों को निपटाने जाता है, लेकिन ऑरलॉक उसे ही निपटा देता है। वहीं
विज़बर्ग में डॉक्टर विल्हेम और फ्रेडरिक मिलकर प्रोफेसर फ्रांस से मिलते हैं, जो कि एलन से मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि एलन को रिबन्स वगैरह से बांध कर रखा गया था और ऐसे में वो एलन को आजाद कर उससे बड़े प्यार से बातचीत करते हैं। एलन उन्हें अपने ड्रीम्स के बारे में बताती है और कहती है कि उसे लगता है कि कभी-कभी उसकी सोल इस रेल्म को छोड़कर कहीं और चली जाती है, और हाँ, उसमें कोई साइकिक एबिलिटी भी जरूर थी जिससे वो फ्यूचर में होने वाली चीजों का पता पहले ही लगा लेती है। एलन ये भी कहती है कि वो पहले बहुत अकेला फील करती थी, लेकिन थॉमस के आने के बाद से उसकी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर गई, लेकिन अब उसके सपने पहले से भी ज्यादा भयानक हो गए थे और वो कुछ समझ नहीं पाती। तो आगे एलन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो पजेस्ड हालत में अपने शरीर को क्रीपी तरीके से झटकने लगती है। प्रोफेसर फ्रांस उसके शरीर के आर पार एक पिन को चुभो देते हैं, लेकिन एलन को कुछ फील नहीं होता। इससे वो इंटरप्रेट करते हैं कि एलन का सोल इस दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट एलन को कोई मेंटल इलनेस नहीं, बल्कि उसे किसी दुष्ट आत्मा ने अपने कब्जे में कर रखा है। अब ये सीन जो है वो फिल्म की वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक है। इनफैक्ट ये जो पूरी फिल्म है काफी ज्यादा सिनेमैटिक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग इसे जरूर देखें। मतलब आई नो कि ये सेम ड्रैकुला वाली ही कहानी है, बट स्टिल दिस वन इज रियली गुड। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, फ्रेडरिक और एना इस बात से डिसएग्री करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि एलन बस इस वजह से परेशान है क्योंकि उसका पति उससे दूर है। अब उसी रात एलन अचानक अपने बिस्तर से उठती है और भागते हुए गेट पे जाती है जहां थॉमस आकर बेहोश पड़ा था। अब यहाँ शॉकिंग बात यह थी कि वो शिप जिसमें काउंट ऑरलॉक था वो बिल्कुल खराब हालत में लेकिन विज़बर्ग पहुंच चुका था। खैर, एलन की तबीयत अब एकदम से सुधर गई थी और डॉक्टर विल्हेम और प्रोफेसर फ्रांस अब थॉमस का ट्रीटमेंट कर रहे थे। वहीं कुछ लोग शिप को देखकर समझ जाते हैं कि ये एक प्लेग शिप था और पूरा शहर रैट्स वगैरह से इन्फ्लिक्टेड हो जाता है। ढेर सारे चूहे शिप से बाहर निकलकर शहर में कहर मचा देते हैं और नॉक भी अब अपने सेल से निकलकर काउंट ऑरलॉक से मिलने चला जाता है। ऑरलॉक की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो जोर जबरदस्ती से एलन को अपने साथ नहीं ले जा सकता, रादर एलन को अपनी मर्जी से उसके साथ आना पड़ेगा। तो वो कुछ ऐसा करेगा जिससे एलन मजबूर हो जाए उसके पास आने में। तो इस पॉइंट पे शहर में आए दिन कई सारे लोग मारे जा रहे थे और ये सब काउंट ऑरलॉक कर रहा था, जिसे हम अब से नोस्फेरातु कहकर बुलाएंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि रोमानियन लैंग्वेज में नोस्फेरातु का मतलब वैम्पायर ही होता है। डॉक्टर विल्हेम और फ्रांस भी अब प्लेग विक्टिम्स को एग्जामिन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन लोगों के शरीर में रैट्स के काटने के निशान तो हैं ही, साथ ही इनके शरीर के अंदर खून बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे प्रोफेसर फ्रांस थोड़े अलर्ट हो जाते हैं और समझ जाते हैं ये किसी डीमन का काम है। फ्रांस अब नॉक से बातचीत करना चाहते थे, एज उनको लगता था कि नॉक को इस बारे में जरूर कुछ पता है, बट नॉक तो कल रात ही अपने सेल को छोड़ के भाग गया था। ऐसे में फ्रांस तुरंत कहते हैं कि हमें नॉक को ढूंढना होगा। ऑल्दो इस पॉइंट तक भी फ्रेडरिक को इन सारे डीमंस वाली बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। इनफैक्ट वो डॉक्टर और फ्रांस दोनों के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। तो अगले सीन में नोस्फेरातु अपनी दृष्टि पूरे शहर में फेरता है, जिससे घर घर में लोग मरने लगते हैं और पूरा आतंक मच जाता है। वहीं थॉमस भी अब डरावने सपने देखने लगा था और वो एलन को नींद में ही अपने से दूर हो जाने को कहता है। एलन अब एना के साथ सोती है, लेकिन अचानक आधी रात को एलन को सपना आता है जहां वो अपने सामने नोस्फेरातु को खड़ा पाती है। मूनलाइट में दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं और नोस्फेरातु एलन को कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने एक बॉन्ड साइन है जिसके चलते उसने तुमको मुझे बेच दिया है। ऑफ कोर्स ये सही नहीं था, लेकिन हम समझ पाते हैं कि जिस पेपर पे थॉमस ने सिग्नेचर किया था वो अजीब लैंग्वेज वाला, वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं बल्कि नोस्फेरातु के साथ अग्रीमेंट थी, जिसके मुताबिक नोस्फेरातु एलन को थॉमस से छीन सकता है। नोस्फेरातु एलन से ये भी कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, या तो तुम मेरे पास आने के लिए मान जाओ या तुम अपने सबसे करीबी लोगों को खो दोगी। वो एलन से कहता है कि तुम मनुष्य नहीं हो, इसलिए तुम इनके साथ नहीं रह सकती एंड यू मस्ट कम टू मी। इस पॉइंट पे एलन भी चैलेंज करती है कि वो नोस्फेरातु से प्यार नहीं करती और अब उसकी लाइफ में थॉमस के अलावा कोई और नहीं आ सकता। इन दोनों की बातचीत से कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं कि एलन नोस्फेरातु को पहले से जानती है और उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी थी। इसी हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान एलन की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि एना बिस्तर से नीचे पड़ी हुई थी और बहुत सारे चूहे उसे कुतर रहे थे। ऑफ कोर्स ये काफी हॉरिबल सीन था और इसे देखकर एलन चिल्लाती है। तो अगली सुबह एना और फ्रेडरिक एलन को बताती है कि उसने फील करा है कि कोई शैडो उसके चेस्ट पे वूंड करके उसका खून पीने लगी है और एलन समझ गई थी कि ये नोस्फेरातु का काम है। ऑफ कोर्स नोस्फेरातु ये सब एलन को वीक करने के लिए कर रहा था। एलन ये सारी बातें फ्रेडरिक को समझाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में एलन उसे पूछती है कि तुम मुझसे हेट क्यों करते हो, जिसमें फ्रेडरिक कहता है कि मैं तुमसे हेट नहीं करता, लेकिन तुम्हारी फेरी टेल वाली लाइफ, बच्चों जैसी इनोसेंस मुझे अच्छी नहीं लगती। लाइफ बहुत प्रैक्टिकल होती है और तुम ना समझो जैसी बातें करती हो। इनफैक्ट इस पॉइंट पे फ्रेडरिक एलन और थॉमस दोनों को अपने घर जाने को कह देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस से कहना था कि एक नॉक ही है जो कि हमें नोस्फेरातु के बारे में बता सकता है। इसका नॉक और डॉक्टर लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह ढूंढने लगते हैं जिससे उन्हें कोई क्लू मिले। लकीली फ्लो बोर्ड के नीचे प्रोफेसर फ्रांस को वही किताब मिल जाती है जिसमें नॉक नोस्फेरातु के बारे में लिखा करता था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एलन और थॉमस फ्रेडरिक के घर छोड़ अपने घर चले जाते हैं और पूरा शहर जल रहा था प्लेग और राइट्स में। अब फ्रांस फ्रेडरिक से कहता है कि मुझे थॉमस और एलन से मिलना है क्योंकि उनकी जान खतरे में है, लेकिन फ्रेडरिक ने तो उन्हें, और इस बात पे वापस इन लोगों के बीच बहस हो जाती है क्योंकि फ्रांस का मानना था कि नोस्फेरातु का अपना होमलैंड वापस लौटना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो एलन और थॉमस के पीछे पीछे जाएगा तो हर जगह तबाही मचाता जाएगा। ये लोग डिसाइड करते हैं कि दिन के वक्त जब नोस्फेरातु अपने ग्रेव में सोया रहेगा तब ये लोग उसे
उसे खत्म करेंगे। फ्रेडरिक इससे परेशान हो गया था और उन दोनों को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फ्रांस कहता है कि अगर नोस्फेरातु ने एक बार तुम्हारी वाइफ का खून टेस्ट कर लिया तो वो वापस हमला जरूर करेगा, लेकिन फ्रेडरिक तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस अब थोड़ा बेहतर था और वो शहर छोड़ के जाने की बात करता है। ऐसे में एलन उसे अपने लाइफ की एक सबसे बड़ी सीक्रेट बताती है, एंड दैट सीक्रेट वाज कि जब एलन यंग थी यानी टीनेजर थी तो उसी ने नोस्फेरातु को समन करा था। जी हाँ दोस्तों, वो जो पहला सीन था ना जहां एलन अपने गार्डियन एंजल को बुलाती है, तब उसे नोस्फेरातु ही जवाब दिया था। और जैसा कि उसी सीन में हमने देखा था कि एलन ने खुद को नोस्फेरातु को सौंप दिया था फिजिकली एंड मेंटली। इनफैक्ट वो वादा करी थी कि वो हमेशा उसकी ही रहेगी। इसलिए एलन की शादी के बाद नोस्फेरातु उससे अपना वादा पूरा करवाने आया था। बेसिकली इन दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ था कई साल पहले, वही पैक्ट अब पूरा होने का समय आ गया है। हम समझ पाते हैं कि एलन एक साइकिक थी जो ऐसे एंटिटी से कनेक्ट कर सकती थी और इसी तरीके को अपनाकर वो नोस्फेरातु के साथ भी शारीरिक संबंध बनाई थी। लेकिन जब उसके लाइफ में थॉमस आया तब वो नोस्फेरातु से किया वादा भूल गई और थॉमस को ही अपना सब मान बैठी, जिससे आज सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके परिवार वाले और पूरा शहर नोस्फेरातु के कहर से जूझ रहा था। तब इसी पॉइंट पे एलन एकदम से गुस्से में आती है और वापस पजेस होने लगती है। लेकिन ये सब देखने और जानने के बाद भी थॉमस का उसके प्रति प्यार कम नहीं होता। इनफैक्ट दोनों अग्रेसिवली इंटीमेट भी होते हैं। थॉमस एलन को प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। खैर फ्रांस बुक को पढ़ के समझ जाता है कि नोस्फेरातु को खत्म करने का तरीका एलन ही है। वहीं अगर हम एना की बात करें तो उस रात वो देखती है कि नोस्फेरातु उसके दोनों बच्चे का खून पी रहा था। इनफैक्ट एना खुद भी उससे नहीं बच पाती। अगली सुबह फ्रेडरिक के दोनों बच्चे और एना का अंतिम संस्कार होता है और अब सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि नोस्फेरातु को खत्म करने का वक्त आ गया है। थॉमस, फ्रांस और डॉक्टर मिलकर अब नोस्फेरातु का कॉफिन ढूंढने जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कब्र के मिलते ही थॉमस उसके दिल में एक स्टेक डाल देगा जिससे वो खत्म हो जाए। जिसपे फ्रांस कहता है कि जरूर काम आएगा और फ्रांस एलन को यह भी हिदायत देता है कि सारी बुराइयां जो मनुष्य बाहर देखता है वो उसके अंदर भी होती है। तो अगर कोई बुराइयों से लड़ना चाहता है तो पहले अपने अंदर के डार्कनेस से लड़े। जाते फ्रांस कहता है कि सिर्फ तुम ही नोस्फेरातु को खत्म कर सकती हो और हम सब के मुक्ति का रास्ता तुम हो। फ्रांस कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे पति को अपने साथ बिजी रखूंगा ताकि तुम अपना अधूरा काम पूरा कर सको। इस पॉइंट पे एलन भी सब कुछ समझ चुकी थी। तो घर वापस आकर एलन थॉमस की हिम्मत बांधती है, जिसके बाद थॉमस, फ्रांस और डॉक्टर मिलकर नोस्फेरातु के कब्र को ढूंढने जाते हैं। वहीं फ्रेडरिक अपनी पत्नी के कब्र पे आ गया था और आखिरी बार एना को किस करता है। लेकिन जब बाकी तीनों यानी कि थॉमस, फ्रांस और डॉक्टर वहां आते हैं तो वो पाते हैं कि फ्रेडरिक दुख में अपने आप को समाप्त किया। ये सीन काफी दुखद था, लेकिन इन तीनों को मूव ऑन करना पड़ता है क्योंकि इन्हें नोस्फेरातु के कब्र को ढूंढना था। वहीं हम देखते हैं कि एलन भी तैयार हो रही थी और ये तीनों उसी कासल की तरफ जाने लगते हैं जिसे नोस्फेरातु ने खरीदा था। और जैसे ही वो लोग कॉफिन के अंदर स्टेक से वार करते हैं तो पाते हैं कि वहां तो नोस्फेरातु था ही नहीं। एक्चुअली वहां नॉक लेटा हुआ था और थॉमस समझ जाता है कि नोस्फेरातु उसकी जगह गया है टू चेज एलन। तो हाँ, घर पे एलन नोस्फेरातु को समन करती है और जैसे ही वो आता है एलन कहती है कि वो अपना किया हुआ वादा पूरा करेगी। वो अब नोस्फेरातु को अपना चुकी थी और दोनों किस भी करते हैं। अब दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और नोस्फेरातु एलन के चेस्ट पे अपने दांत गड़ाकर खून पीता है, which was a mark of their unity। और देखा जाए तो एलन भी कोई विरोध नहीं करती। अब जैसे ही दोनों एक हो जाते हैं और नोस्फेरातु अपने लवर के खून में डूबा होता है, तभी सुबह हो जाती है और जैसे ही खुले विंडो से सूरज की किरण नोस्फेरातु पे पड़ती है, वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है। उसे समझ भी नहीं आता कि एलन ने उसे यहाँ धोखा दिया है और वो तो बस एलन को छोड़ना नहीं चाहता था। और वहीं दूसरी ओर एलन भी एक्सेसिव ब्लड लॉस से बेड पे ही नोस्फेरातु के साथ अपना दम तोड़ देती है। तो हाँ, जब थॉमस वापस आता है तो उसे दोनों की लाश बिस्तर पे पड़ी मिलती है, जिससे वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है। सो वी कैन से कि नोस्फेरातु अब खत्म हो चुका था और उसके मरते ही पूरे शहर से प्लेग भी खत्म हो जाता है और यहीं पे फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नोस्फेरातु मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन, जिसकी कहानी काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसे ब्राम स्टॉकर के ड्रैकुला से कंपेयर करते हैं तो कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है एंडिंग को छोड़ के। इनफैक्ट ब्राम स्टॉकर्स ड्रैकुला के अंदर कुछ एक्शन सीन्स वगैरह भी थे जब ड्रैकुला को कैरी किया जा रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, रादर प्लेग वाला एक सीन दिखाया गया है। माय पॉइंट हियर इज कि दोनों कहानियों में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ऑन द होल कहानी काफी सिमिलर सी है। अब कहानी को एक और वापस शॉर्ट में जाने तो एलन, जो कि बचपन से एक साइकिक थी, उसने अपने चाइल्डहुड में नोस्फेरातु को समन करा और उसे एज हर लवर चुना। इनफैक्ट वो डील भी कर दी कि वो लाइफ टाइम उसी के साथ रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे अपना वादा याद नहीं रहा और उसने थॉमस से शादी कर ली, जिसे वो अपने जान से भी ज्यादा चाहती थी। नोस्फेरातु या वैम्पायर जिसे ये शर्त याद थी, वो एलन को वापस पाने के लिए सारा खेल रचा और शहर में तबाही मचा दिया। इस सबसे थक हार के एलन लास्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, जहां वो खुद को नोस्फेरातु को सौंप देती है। लेकिन इसी प्रोसेस में वो नोस्फेरातु को काइंड ऑफ खत्म कर देती है सूर्य की रोशनी से। दिस काइंड ऑफ टेल्स अस कि वो कहीं ना कहीं नोस्फेरातु से अपना वादा पूरा कर ली, लेकिन वो थॉमस को भी चाहती थी, तभी तो वो नोस्फेरातु को खत्म की। तो हाँ, एलन यहाँ डबल एज्ड स्वॉर्ड वाला गेम खेली,
बट स्टिल ये कहीं ना कहीं सही था। बेसिकली जिस गलती की शुरुआत एलन करी थी उसकी भरपाई भी वो खुद ही कर दी। ऑल्दो इस प्रोसेस में कई और लोग भी मारे गए। अब भले फिल्म की कहानी काफी सिंपल है, लेकिन लाइक आई सेड, फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरह से फिल्म को शूट किया गया और जैसा दिखता है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो आप प्लीज इसे थिएटर में जाके जरूर देखिएगा। जी हाँ, अभी ये इंडिया के अंदर थिएटर में भी लगी हुई है। खैर, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।